नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। अस्पताल से लेकर स्कूल तक, सोसाइटी से लेकर दफ्तर तक, बाजार से लेकर क्रूज तक, हर तरफ कोरोना संक्रमण की मार है। नया साल कोरोना की सबसे तेज चुनौती लेकर आया है। तीसरी लहर बहुत तेजी से उठी है। इसमें कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट दोनों का दम शामिल है। एक तरह का डबल अटैक है। और इधर डबल लापरवाही हो रही है। लोग बाजारों में बेफिक्र हैं, नेता अपनी रैलियों में बेफिक्र हैं। भारत के दो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहर दिल्ली और मुंबई अब कोरोना के शिकंजे में हैं। पाबंदियां बढ़ रही हैं। संक्रमण के फैलाव के हिसाब से आगे लॉकडाउन जैसी स्थिति भी आ सकती है। दिल्ली और मुंबई ही नहीं, अब तो दूसरे शहरों में भी तीसरी लहर के हॉटस्पॉट दिखने लगे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा, ओमिक्रॉन कितना गंभीर है, अगर संक्रमण की चपेट में आ गए तो इलाज कैसे होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे। ये भी बताएंगे कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन संक्रमण का जो असर हुआ और जिस तरह उसे कंट्रोल करने की कोशिश हुई, उससे भारत क्या सीख सकता है। और तीसरी लहर पर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर का राहत भरा नया आकलन क्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना की चपेट में आ गए हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने खुलकर बिना मास्क के कई रैलियों और रोड शोज में हिस्सा लिया और अब नतीजा सामने। वैसे केजरीवाल अकेले नहीं है, उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट में दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए भी सबक है, क्योंकि रैलियां और चुनावी कार्यक्रम तो सारी पार्टियां कर रही हैं, इसीलिए लापरवाही भी सबकी है। कोई डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित है या ओमिक्रॉन से, यह बताने के लिए देश में एक नई किट तैयार हुई है। इस किट से घर बैठे ही 10 से 15 मिनट में यह पता चल जाएगा कि ओमिक्रॉन संक्रमण है या नहीं। आईसीएमआर ने इस किट को मंजूरी दे दी है। इसकी पूरी जानकारी आपको हम देंगे। एक बड़ा सवाल हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। लोग अस्पताल में भर्ती होंगे या नहीं, दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर में कोई गंभीर रूप से बीमार होगा या नहीं, इस पर हमने तमाम एक्सपर्ट से विस्तार से बात की और इसका निचोड़ हम आपको बताएंगे। यह विश्लेषण आपकी कई आशंकाओं और चिंताओं को दूर करेगा। गलवान को लेकर चीन ने जो झूठा वीडियो वायरल करवाकर दुष्प्रचार की कोशिश की थी, उस पर भारत ने आज करारा जवाब दिया है। भारत ने गलवान में तिरंगे के साथ देश के वीरों की तस्वीर पोस्ट करके बता दिया है कि चीन की साजिशों को चकनाचूर करने के लिए भारतीय सैनिकों का जोश कितना हाई है। चीन ने लाइट, कैमरा और एक्शन वाला नाटक किया, मेकअप और एक्टिंग से भरपूर वीडियो शूट किया और गलवान में अपना झंडा लहराने का दावा किया। लेकिन कहते हैं ना, चाइनीज चीजें या फिर चाइनीज प्रोपेगेंडा बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इस मामले में भी यही हुआ है। आपको याद होगा कि भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री 2 दिसंबर को हुई थी, जब देश में 2 केस आए थे। लेकिन अब इस बात को 1 महीना गुजर चुका है और अब देश ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 2000 के पास पहुंच चुकी है। पिछले 1 हफ्ते में देश में कोरोना संक्रमण की दर लगभग 3 गुना बढ़ गई है। दिल्ली में आज एक बार फिर कोरोना का रिकॉर्ड टूटा। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 5481 नए मामले सामने आए और 3 लोगों की मौत हुई। हेल्थ एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि दिल्ली में 8 जनवरी के आसपास रोजाना 8 से 9,000 केस आने की आशंका है। 15 जनवरी तक यह आंकड़ा बढ़कर 20 से 25,000 तक पहुंच सकता है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 10,860 कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, लेकिन इससे संक्रमित लोगों में फिलहाल गंभीर लक्षण कम है। ध्यान रहे कि यह शुरुआती डेटा है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। पिछले साल डेल्टा की शुरुआत में इसी तरह की तस्वीर दिखाई दी थी। यहां एक और बात ध्यान देने वाली है, वो ये कि ओमिक्रॉन के मरीजों में गंभीर लक्षण भले ही कम हो, लेकिन मरीजों की ज्यादा संख्या खतरे की घंटी साबित हो सकती है। देश में डेल्टा वेरिएंट की दूसरी लहर के दौरान हर 100 मरीजों पर अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 15 से 16 थी, जबकि ओमिक्रॉन के लिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर 100 मरीज पर अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 1 से 2 रहेगी। अब इसी तथ्य को व्यापक रूप से देखने की कोशिश अगर करते हैं तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या अगर 1 लाख पहुंचती है तो अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या 1 से 2000 हो जाएगी। अगर इस डेटा को नीति आयोग की लाखों केस प्रतिदिन वाली चेतावनी से जोड़ दिया जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में हेल्थ सिस्टम फिर से हिल सकता है। यह बात सबके सामने है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से 4-5 गुना तेजी से फैल रहा है। अगर ओमिक्रॉन की तुलना डेल्टा से करें तो तीसरी लहर के पीक पर हर दिन लाखों नए केस आ सकते हैं। इसीलिए बार बार यह कहा जा रहा है कि भले ही मरीजों में गंभीर लक्षण कम हो, लेकिन मरीजों की संख्या ज्यादा होना अच्छा संकेत नहीं है। इसीलिए आपकी सुरक्षा आपके हाथ। भारत में किसी भी दिशा में चले जाइए, आपको हॉटस्पॉट ही हॉटस्पॉट नजर आएंगे। ऐसी कोई जगह नहीं जहां कोरोना पहुंचा नहीं।
मेडिकल कॉलेज से लेकर IIT इंजीनियरिंग कॉलेज तक, भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालुओं से लेकर मौज मस्ती के लिए इस क्रूज पार्टी तक, आज देश के लगभग हर हिस्से में कोरोना के ऐसे ही हॉटस्पॉट बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक कारण है ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो बहुत तेजी से फैलता है, और दूसरा इस वेरिएंट के प्रति आपका बेपरवाह रवैया। इसीलिए वीवीआईपी से लेकर आम इंसान हॉटस्पॉट की वजह बन रहे हैं। ये पटना का नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, जहां बड़ी संख्या में डॉक्टर और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र कोविड से संक्रमित हो गए हैं। यहां अब तक 168 केस कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें 100 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जबकि जिन्हें मरीजों का इलाज करना है वो खुद फिलहाल बीमार हैं। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले के बीच पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है और यहां पर अब तक 168 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और यहां पर हालात दरअसल दिसंबर के आखिरी सप्ताह से बिगड़ना शुरू हुआ, जब पटना में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक बैठक हुई थी, जिसमें यहां के डॉक्टर शामिल होने गए थे। उसके बाद से ही लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं अस्पताल में, और पिछले 2 दिनों में 168 सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स मिलाकर जो है अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि 7 डॉक्टर्स की ही हालत ऐसी है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के मेडिकल कॉलेज की तरह पटियाला मेडिकल कॉलेज में जबरदस्त कोरोना विस्फोट हुआ है। इस मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा मेडिकल छात्र कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है न्यू ईयर पार्टी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। चिंता की बात यह है कि इस हॉस्टल में करीब 1000 मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं, जिनकी टेस्टिंग भी की जा रही है। इससे पहले पटियाला की थापर यूनिवर्सिटी में भी 100 से ज्यादा छात्र पॉजिटिव निकले थे। पटियाला के बाद अब देखिए IIT खड़गपुर का हाल। यहां 18 दिसंबर को दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए थे। इस दीक्षांत समारोह के लिए करीब 1.5 साल बाद छात्रों को कैंपस में बुलाया गया था। नए आंकड़ों के मुताबिक छात्र और रिसर्च स्कॉलर समेत अब तक 60 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। इसके अलावा कोलकाता में आज 20 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित मिले। इसमें एक IPS अधिकारी भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सभी शैक्षणिक गतिविधियां 15 जनवरी तक बंद रहेंगी। पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर समेत सभी सरकारी कार्यालय 50% के साथ कार्य करेंगे। जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून और वेलनेस सेंटर बंद रहेंगे। साथ ही साथ रेस्टोरेंट्स और बार में 50% क्षमता के साथ और रात के 10 बजे तक ही जाया जा सकता है। इसके अलावा सिनेमा हॉल और थिएटर हॉल भी एक बार में 50% क्षमता से ही खुलेंगे। कोरोना को हल्के में लेने का असर है कि ये पूरे देश पर एक नया संकट बनकर छाया हुआ है, लेकिन लोगों के रवैये में कोई बदलाव नहीं। मुंबई की इस कॉर्डेलिया क्रूज के चलते 66 यात्री पॉजिटिव पाए गए। इसमें बड़ी संख्या में कोरोना मरीज पाए जाने पर प्रशासन ने शिप से उन्हें गोवा में उतरने नहीं दिया। अब इन्हें वापस मुंबई भेजा जा रहा है। ये कॉर्डेलिया क्रूज शिप मुंबई इंटरनेशनल टर्मिनल पर आएगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव पेशेंट के साथ क्या किया जाएगा? दरअसल BMC ने पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए 4 ऑप्शन रखे हैं। या तो वो अपना जो क्वारंटाइन पीरियड है वो शिप के अंदर ही निकाले, अगर असिम्टोमेटिक है तो उनको होटल की व्यवस्था की जाएगी, वो होटल में भी शिफ्ट हो सकते हैं। अगर सिम्टम्स है तो वो बाइकल्ला स्थित जो कोविड-19 का जंबो फैसिलिटी है वहां पर भी जा सकते हैं, और जो पेशेंट्स को ज्यादा सीरियस सिम्टम्स है उनको वो अस्पताल में ट्रांसफर करेगी। लेकिन जो नेगेटिव पेशेंट्स है उसके लिए BMC ने कहा है कि जितने नेगेटिव पेशेंट्स हैं उनको दोबारा RT-PCR टेस्ट किया जाएगा, और जब तक उनके रिपोर्ट्स नहीं आते उनको शिप में ही रहना पड़ेगा। यह जहाज 1 जनवरी को मुंबई से गोवा के लिए निकला था, लेकिन क्रू का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। चालक दल समेत शिप पर 2017 लोग सवार थे। सभी का बारी बारी टेस्ट किया गया तो 66 यात्री पॉजिटिव पाए गए। जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें ना तो क्वारंटीन किया गया और ना ही आइसोलेशन में रखा गया, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव सारे एक ही जहाज पर हैं। इसी पर जहाज में सवार नेगेटिव लोगों का गुस्सा
फूट पड़ा। तो जब इन लोगों को पता चला कि शिप मूव नहीं हो रही है, तो ये लोग जब इंक्वायर किए तो पता चला कि कुछ गड़बड़ है शिप में। तो 2-3 घंटे बाद पता चलता है कि एक क्रू मेंबर पॉजिटिव पाया गया है। तो पूरी खलबली मच गई शिप में। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद एक टीम आती है पीपी किट में, जैसे आपने बताया, और 2016 लोगों का उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने में 2-4 घंटे लग गए, रिजल्ट आने में 5-6 घंटे लगे। मतलब परसों जो शाम में निकलने वाली थी, कल शाम में आरटीपीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट आया, जिससे पता चला कि 66 लोग पॉजिटिव है। अब जांच इस बात की हो रही है कि जब महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर इतनी सख्त पाबंदी है तो एक जहाज पर 2000 लोगों को कैसे जाने दिया गया। नए साल का जश्न मनाने के लिए तीर्थ नगरी ऋषिकेश घूमने आए 28 पर्यटकों को कोरोना होने से हड़कंप मच गया है। अब स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन तीर्थ नगरी घूमने आए पर्यटकों की ट्रेवल हिस्ट्री ढूंढने में जुटा है। कोरोना संक्रमित पर्यटक दिल्ली, हरियाणा, यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर और राजस्थान के रहने वाले हैं। जाहिर है संक्रमण की चेन फैलती दिख रही है। पटना से रोहित सिंह, मुंबई से सौरभ बख्तानिया, साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना संक्रमण की मौजूदा रफ्तार को लेकर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें अस्पतालों में भर्ती होने की स्थिति नहीं आएगी। कुछ का तर्क ये है कि जो हालात दूसरी लहर के दौरान बने थे वैसे हालात इस बार नहीं बनेंगे। लेकिन इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने जो आंकड़े इकट्ठा किए हैं उनके अनुसार दिल्ली में जिस पॉजिटिविटी रेट से संक्रमित बढ़े हैं उसी हिसाब से अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। 28 दिसंबर को 280 लोग भर्ती हुए थे। 3 दिसंबर का आंकड़ा था 420। इसी तरह की स्थिति मुंबई में है। जिस तेजी से वहां केस बढ़े हैं, अस्पतालों में मरीजों की भर्तियां भी बढ़ी हैं। 31 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती होने वाले मामले 2371 थे, जबकि 2 जनवरी को यह संख्या 3059 थी। इन आंकड़ों से अंतिम नतीजा निकालना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन इनसे एक पैटर्न का अंदाजा मिल सकता है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसमें एक फैक्टर वेरिएंट का भी है। अभी जो कोरोना केस आ रहे हैं उनमें अधिकतर लोगों को यह पता नहीं चल रहा कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है या डेल्टा वेरिएंट से। इसीलिए रोग की गंभीरता और अस्पताल में भर्ती होने की आशंकाओं का कोई सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा। इसीलिए आज हमने अलग अलग मेडिकल एक्सपर्ट से इस बारे में बातचीत की और यह समझने की कोशिश की कि संक्रमित होने वाले मरीजों में से किन लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आएगी और वो कौन से मरीज हैं जो घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। इस वक्त ज़्यादा हॉस्पिटल में पेशेंट्स नहीं हैं। जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, गला दर्द, सिर दर्द, इससे आ रहे हैं। और ये अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो इनकी टेस्टिंग करने पे पता चलता है कि इनको कोविड है। अब वो तो जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलेगा कि ये ओमिक्रॉन है कि नहीं है ना। ज्यादातर केसेस, जैसे कि हमारी सरकार ने भी बताया, अप टू 75 to 80% जितने भी केसेस आ रहे हैं वो सारे ओमिक्रॉन है। तो जितने भी केसेस हैं सब माइल्ड केसेस हैं, कोई इतने सिवियर नहीं है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। 1-2 एडमिशंस ही हैं जिनको, वो भी वैसे हैं जिनको कोमॉर्बिड कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। तो अपनी जैसे डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, उनको अगर ये वायरस इफेक्ट करता है तो थोड़ी सावधानी ज्यादा देनी पड़ेगी। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, पर अगर लंबा बुखार चढ़ता है, तेज बुखार है जो कि आपकी नॉर्मल दवाइयों से कम नहीं हो रहा, तो आपको जरूर किसी फिजिशियन को दिखाना चाहिए, हॉस्पिटल आके दिखाना चाहिए, अपने टेस्ट कराने चाहिए। इससे इम्पॉर्टेंट ये है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण होते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, अपने आप को आइसोलेट करें, घर में आइसोलेट कर लीजिए, है ना। और बाकी ताकि दूसरों को, आपके घर वालों को भी ना हो, क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, फैलने का इसका जो प्रभाव है, ये बहुत ज़्यादा है इस वायरस का। इसीलिए हमने देखा कि 1 हफ्ते में हमारे कितने केसेस बढ़ गए। अभी हमारे पास 4 प्रेगनेंसी के केसेस आए हैं और 4 में से 2 जो हैं रिकवर होके घर भी चली गई लेडीज, और बच्चे हमारे पास 3 आए हैं, 3 में से 2 स्वस्थ होके घर जा चुके हैं। पर फिर भी हम सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से जो नंबर बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी 6 से ऊपर चली गई है, तो आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ सकता है।
हमने देखा है कि जो ओमिक्रॉन है, अब ज्यादातर जो केसेस आ रहे हैं ओमिक्रॉन की वजह से आ रहे हैं, और ओमिक्रॉन में जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है बहुत कम है, बहुत माइल्ड केसेस आ रहे हैं। हमने डेल्टा में देखा है कि सारे पेशेंट्स को आईसीयू की आवश्यकता थी, सारे पेशेंट्स के ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्स हो रहे थे। इसमें ओमिक्रॉन में ज्यादातर पेशेंट स्टेबल हैं, परंतु हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया कि वो ग्रुप जिसमें कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि एल्डरली और कैंसर के पेशेंट, पर जो रिकवरी का रेट है ओमिक्रॉन में वो भी तेज है, बड़ा फास्ट रिकवरी हो रही है, बड़ी तेजी से वायरस आता है, फैलता है, स्प्रेड होता है, इन्फेक्शन तेज है, 3 गुना ज्यादा है डेल्टा से, पर साथ ही साथ कॉम्प्लिकेशंस कम है और रिकवरी फास्ट है। बच्चों में हमने देखा कि ज्यादातर जो बच्चे हैं उनके गले में इन्फेक्शन है, कुछ बच्चों को डायरिया है, पेट में दर्द है, और कुछ बच्चों को नोजिया और वोमिटिंग है। ओमिक्रॉन जो जिसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया है, ये इसीलिए है क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ही हाई है, लेकिन पेशेंट सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास भी आज ओमिक्रॉन के बॉम्बे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट भर्ती है। 16 पेशेंट ओमिक्रॉन पॉजिटिव है, उसमें से 14 पेशेंट मैंने डिस्चार्ज कर दिए, सिर्फ 2 पेशेंट और बचे हुए हैं जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव है, लेकिन एक भी पेशेंट को कोई भी सीवियर तो बहुत दूर की बात है, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम भी नहीं है। नॉट इवन हम उसको ना तो मेडिसिन दे रहे हैं, ना ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ रही है, ना आईसीयू की जरूरत पड़ रही है, तो पेशेंट सारे स्टेबल है। तो केसेस ज्यादा है लेकिन सीवियरिटी बिल्कुल नहीं है, आराम से घर पे बैठ के ठीक हो रहे हैं। लेकिन जो फॉरेन ट्रेवलर है उनको हम लोग आइसोलेशन के लिए हॉस्पिटल या क्वारंटाइन सेंटर में एडमिट कर रहे हैं। अगर पिछले 3-4 दिन का डाटा देखें तो डेफिनेटली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी कोविड इन्फेक्शन बढ़े हैं, बट कोविड इन्फेक्शन पर से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं इंक्रीज हुई है। जैसे कोविड हुआ, किसी को निमोनिया हुआ, उसकी वजह से हमें एडमिट करना पड़ा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम पेशेंट्स को कोई और डिजीज थी, जैसे फेब्राइल सीजर था या कोई और बीमारी थी, जॉन्डिस थी, इसको उसकी वजह से उसको हमें एडमिट करना पड़ा और उसके अंदर कोविड पॉजिटिव आया। तो जरूरी नहीं है कि ये जॉन्डिस या फेब्राइल सीजर जो दौरा पड़ा हुआ है वो कोविड की वजह से पड़ा है। बहुत लाइकली है कि कोविड बायस्टैंडर था, एसिम्टोमेटिक था, और हम जो डील कर रहे हैं वो जस्ट एसिम्टोमेटिक कोविड इन्फेक्शन है। तो पैनिक नहीं करें। अगर आपका डाटा थोड़े टाइम बाद ये भी कहता है कि नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज हुई है, तो इट कुड बी कि ये हॉस्पिटलाइजेशन किसी और वजह से है और बाई चांस कोविड वार्ड में एडमिट हुआ, क्योंकि इन पेशेंट्स को हम कोविड वार्ड में रखते हैं। अब एडल्ट की बात करते हैं। एडल्ट में भी काफी पेशेंट्स हैं जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लगवाने के लिए आते हैं, जो रेमडेसिविर लगवाने के लिए आते हैं। उन पेशेंट्स को जरूरत नहीं थी एक्चुअल में कोविड डिजीज के कारण, बट माइल्ड होते हुए भी हाई रिस्क केसेस में किन्हीं पेशेंट्स में ये इंडिकेटेड होता है, तो आप उनको एडमिट करते हैं कोविड वार्ड में। तो आपको डाटा दिखाएगा कि नंबर ऑफ कोविड एडमिशंस इंक्रीज हुए हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि हम इस इन्फेक्शन को बिल्कुल ही लाइटली लें, बिल्कुल ही माइल्डली लें। हमें नजर रखनी है, हमें इसको फैलाना नहीं है। यहां दक्षिण अफ्रीका को भी एक केस स्टडी की तरह लेना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में 9 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान हुई थी। शुरुआती 15 दिन में 400% की तेजी से मामले बढ़े, लेकिन करीब 50 दिन बाद ओमिक्रॉन की लहर पर काबू पा लिया गया। दक्षिण अफ्रीका में दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक एक दिन में औसतन 23,000 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे थे। इसके बाद ओमिक्रॉन के मामले बहुत तेजी से करीब 30% तक नीचे गिरे। अब एक दिन में औसतन 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने ओमिक्रॉन को रोकने के लिए सबसे पहले मरीज से संपर्क में आने वाले लोगों को ट्रेस करके आइसोलेट किया और ओमिक्रॉन संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन में कड़ी पाबंदियां लगाई। इसके साथ ही वहां के प्रशासन ने वैक्सीनेशन को बढ़ाने का काम किया। इससे लोगों में ओमिक्रॉन के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई। दक्षिण अफ्रीका के गाउटेंग प्रांत में की गई रिसर्च में पता चला कि ओमिक्रॉन तेजी से लोगों को अपनी चपेट में तो लेता है, लेकिन ज्यादातर मामले गंभीर नहीं होते। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन मरीज के संपर्क में आने वाले 4.9% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में बीटा मरीजों के संपर्क में आने पर 18.9% और डेल्टा के संपर्क में आने पर 13.7% मरीजों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। यानी ओमिक्रॉन डेल्टा और बीटा से कम खतरनाक पाया गया। सवाल यह है कि क्या भारत में भी वही होगा जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ? ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या से बढ़ रही दहशत के बीच आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने राहत भरे संकेत दिए हैं।
डॉक्टर मणिंद्र अग्रवाल ने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर आकलन किया है कि देश में तीसरी लहर का पीक फरवरी में होगा, लेकिन उसके बाद संक्रमण घटने लगेगा। उन्होंने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर दक्षिण अफ्रीका से भारत की तुलना करते हुए यह कहा कि हमारे देश में और दक्षिण अफ्रीका में नेचुरल इम्यूनिटी करीब करीब एक जैसी है, इसीलिए संभव है कि दक्षिण अफ्रीका जैसे हालात ही भारत में देखने को मिले और स्थितियां उस तरह खराब न हो जिस तरह दूसरी लहर में हुई थी। ये जो तीसरी वेव के बारे में बात हो रही है ओमिक्रॉन की, इसकी संभावना अपने अधिकतम स्तर पे पहुंचने की फरवरी के महीने में है और उसके बाद ये तेजी से संख्या कम होने लगेगी। अगर हम साउथ अफ्रीका की ओर ध्यान दें तो मेरा अंदाज है कि लगभग वैसी ही स्थिति भारत में होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका और भारत में कई चीज़ों में समानता है। एक तो जो पॉपुलेशन है वो उसका जो एज प्रोफाइल है काफ़ी कुछ समान है। दूसरा, नेचुरल इम्यूनिटी साउथ अफ्रीका में और भारत में लगभग उसी स्तर की है। और साउथ अफ्रीका की ओर देखें हम तो वहाँ पे 17 दिसंबर को अधिकतम स्तर पे था और अब बड़ी तेज़ी से संख्या वहाँ कम हो रही है। वहाँ पे हॉस्पिटल भी ज़्यादा उन पे दबाव नहीं आया, लॉकडाउन भी लगाने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये बात हमें दिखाती है कुछ हद तक कि भारत में भी शायद साउथ अफ्रीका जैसा ही हो और इसलिए मेरा अंदाज है कि भारत में भी बहुत अधिक संख्या में नहीं पहुंचेगा। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 4000 से ज्यादा केस सामने आए। इसी बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगी। दिल्ली वासियों को सलाह दी गई है कि वो घर से बाहर न निकले, बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी बाहर निकले। इसके अलावा सभी सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी कर्मचारियों को ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम करवाया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों के दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम रहेगा। मेट्रो और बस में यात्रा करने वाले ध्यान रखें कि मास्क के बिना यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन बस और मेट्रो में यात्रियों की संख्या सीमित नहीं की गई है। यहां आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि दिल्ली में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लागू है। दिल्ली एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। कोरोना की बढ़ती स्पीड की वजह से वीकेंड कर्फ्यू की नौबत आ चुकी है। एक तरफ ओमिक्रॉन का डर है तो दूसरी तरफ सड़कों पर बेपरवाह भीड़। आखिर दिल्ली सरकार को वीकेंड कर्फ्यू का फैसला क्यों लेना पड़ा, इसकी वजह भी समझिए। ये दिल्ली का कोरोना ग्राफ है। देखिए 7 दिनों में कोविड के मामले राजधानी में कहां से कहां पहुंच गए। 28 दिसंबर को कोविड के 496 नए मरीज आए थे। 29 दिसंबर को आंकड़ा 923 पर पहुंचा। 30 दिसंबर को 1313 हो गया। 31 दिसंबर को 1796, 1 जनवरी को 2716, 2 जनवरी को 3194 और 3 जनवरी को 4099 नए केस। निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि 0.5 से और 6 से ऊपर आने में बहुत कम टाइम लगा। जो ओमिक्रॉन है उसका जो फैक्टर है, R0 फैक्टर है, वो बहुत ज्यादा है, डेल्टा से 3 गुना ज्यादा है, 18 से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये कि बहुत कम टाइम में जो केसेस हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो नेट जो इसका ये कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं और यदि हम देखें कि हॉस्पिटल में जो भर्ती होने के जो व्यक्ति हैं वो भी थोड़ी अभी संख्या बढ़ी। दिल्ली के बढ़ते संक्रमण के आंकड़े इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि येलो अलर्ट के बाद भी दिल्ली में संक्रमण तेजी से हुआ है। अलर्ट का स्तर ऑरेंज तक पहुंच चुका है, यानी खतरे के लेवल 1 से दिल्ली लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। राजधानी की पॉजिटिविटी रेट की रफ्तार से आप इस आंकड़े को समझ सकते हैं। इस ग्राफ से समझ आ रहा है कि संक्रमण दर में लगातार खतरनाक इजाफा हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राजधानी में अब पॉजिटिविटी रेट 8.5% हो चुका है। नतीजा 24 घंटे में 5500 नए मामले सामने आए हैं। वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली के अंदर सैटरडे संडे कर्फ्यू रहेगा, फुल कर्फ्यू रहेगा और
सरकारी दफ्तर सारे छुट्टी कर दी गई है। सिर्फ असेंशियल सर्विसेज जैसे कि पानी के विभाग हैं, बिजली के विभाग हैं, जो असेंशियल सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो खुलेंगे। दिल्ली के अंदर अभी सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की आवश्यकता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बस पॉजिटिविटी पे नहीं जाइएगा। हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी, कितने लोग सीरियस हो रहे हैं, कितने अस्पताल जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे नेक्स्ट लेवल पे ये था कि कम से कम 500 बेड 7 दिन तक, 500 बेड तो अभी भी नहीं पहुंचे, तो 500 बेड की ऑक्यूपेंसी 7 दिन तक लगातार रहने पे नेक्स्ट लेवल था। हालांकि दिल्ली सरकार का लगातार यही कहना है कि संक्रमण बढ़ने के बावजूद खतरे जैसी कोई स्थिति नहीं है, और यही बात दिल्ली के लोगों ने गांठ बांध दी है। की बात करें तो राजधानी में भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इन पाबंदियों का पालन करते हुए कोई नहीं दिख रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी के चांदनी चौक मार्केट में, जहां पर सभी तरह के कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां पूरी तरह से उड़ाई जा रही है। दिल्ली के बाजारों और मेट्रो स्टेशन के बाहर पिछले दिनों दिखी भीड़ भाड़ के बीच ये तस्वीर बेहद अद्भुत है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के बाहर की ये तस्वीर है। मेट्रो पकड़ने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। बेहद अनुशासित तरीके से धीरे धीरे लोग मेट्रो स्टेशन की तरफ सरक रहे हैं। आमतौर पर दिल्ली वाले जल्द बेसब्र होने में कुख्यात हैं, लेकिन यहाँ अनुशासन साफ नजर आ रहा है। कोविड ने शायद दिल्ली मेट्रो के मुसाफिरों को अनुशासित कर दिया है। 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पिछले हफ्ते की है, जब पाबंदी लगने के बाद दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर भारी भीड़ नजर आई थी। दूसरी तस्वीर आज की है, यहाँ भीड़ तो है लेकिन नियंत्रित नजर आ रही है। साकेत मेट्रो स्टेशन से कुछ अलग नजारा दिल्ली की सड़कों का है। बसें 50% सीट क्षमता से चल रही हैं, लिहाजा बस स्टॉप पर लोगों की कतारें नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को देखिए। बस आई लेकिन मुश्किल से एक मुसाफिर को जगह मिल पाई, बाकी लोग अगली बस के इंतजार में लग गए। बस रुकता ही नहीं है, रुकता तो सवारी नहीं चढ़ाता, जेंट्स चढ़ा लेते, लेडीज खड़ी रह जाती है। रोज लेट हो जाते हैं। 9 बजे का ड्यूटी है, 8:30 हो गया। लोगों की परेशानी साफ नजर आ रही है, लेकिन इन परेशानियों के बावजूद लोगों का मानना है कि ये पाबंदियां उनके भले के लिए ही हैं। लेकिन अब मेट्रो और बस की ये पाबंदियां हट गई हैं और खतरा बढ़ गया है। इसलिए दिल्ली के लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। अमित भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना की चपेट में आ गए हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने खुलकर बिना मास्क के कई रैलियों और रोड शोज में हिस्सा लिया और अब नतीजा सामने है। वैसे केजरीवाल अकेले नहीं है, उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट में दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए भी सबक है, क्योंकि रैलियां और चुनावी कार्यक्रम सारी पार्टियां कर रही हैं। एक मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मास्क पहनना हमने बंद कर दिया है। अगर हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, सबसे इफेक्टिव मास्क है, तो मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, दोबारा मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। काश जो अपील सीएम साहब ने दिल्ली के लोगों से की वो खुद भी मान लेते तो शायद कोरोना से बच जाते। दिल्ली में मास्क की नसीहत दे रहे हैं और पंजाब में बिना मास्क के घूम रहे हैं। अब ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे, वो तो अच्छी चीज नहीं है। फिर लोगों की रोजी रोटी जाती है, आपका भी वो खराब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। होता है, ऐसा होता है। चुनाव के अति उत्साह में अक्सर राजनेता इस तरह की लापरवाही कर ही देते हैं। हालांकि कोरोना संक्रमित होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके अपने संपर्क में आए लोगों को सावधान करने की जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूं, हल्के लक्षण हैं। मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच कराएं। अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, जिसमें लखनऊ में उन्होंने रैली की, पंजाब में रैली की और उत्तराखंड के देहरादून में वो रैली करके दिल्ली वापस ही आए थे जब उन्हें माइल्ड सिम्टम्स आया, जिसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट कराया। कई जगह बिना मास्क के भी वो दिखे। कई रैलियों में वो सड़कों पर पैदल निकले, जिस वजह से उनके आसपास भीड़ काफी थी। शायद यही वजह है कि उन्हें वो संक्रमित हो गए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये बात कोरोना पर 100% लागू होती है। कोरोना वायरस न खास इंसान को देखता है, न आम इंसान को। कौन पब्लिक है और कौन मंत्री,
कौन अमीर है और कौन गरीब, कोविड इससे मतलब नहीं रखता। जिसने भी सुरक्षा चक्र में ढिलाई बरती, कोविड वहीं घुसपैठ कर जाता है। सिम्टम्स अभी काफी हल्के हैं और वो आइसोलेशन में हैं और उन्होंने अपील की है कि जो लोग उनके कांटेक्ट में आए वो भी आइसोलेशन में जाएं और अपना टेस्ट कराएं। देखो, मुख्यमंत्री तक पहुंचना तो इतनी बड़ी बात नहीं, पर हाँ, लोगों को फैल रहा है, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे कल भी मैंने कहा था कि अगर सब लोग मास्क लगाएंगे तो बच सकते हैं। कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद तो होम आइसोलेट हो गए हैं, लेकिन उन बहुत सारे लोगों को संशय में डाल गए जिनके संपर्क में वो पिछले कुछ दिनों में आए। दरअसल पिछले 3-4 दिनों में केजरीवाल ने यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में तूफानी कार्यक्रम किए। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त होम आइसोलेट ही कर रहे हैं क्योंकि सिम्टम्स माइल्ड हैं, इसलिए उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। अहम बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी रैलियां एड्रेस कर रहे थे। पंजाब, चंडीगढ़, साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उनकी कई सारी बड़ी जनसभाएं हुई थी और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे थे, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट हुआ जिसमें वो पॉजिटिव आए। अरविंद केजरीवाल बीते कुछ दिनों में तमाम दलों के दूसरे नेताओं की तरह ही अलग अलग राज्यों में चुनावी रैलियां कर रहे थे। 3 जनवरी को वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए रैली की थी। 30 दिसंबर को चंडीगढ़ में विजय यात्रा में शामिल हुए थे। 31 दिसंबर को पंजाब के पटियाला में शांति मार्च पर निकले थे। वहीं 1 जनवरी को अमृतसर में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। अगले ही दिन यानी 2 जनवरी को वो लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा में योगी सरकार को निशाने पर लिया था। दोस्तों, दुख की बात ये है कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने न केवल शमशान घाट बनवाए, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शमशान घाट पहुंचाने का इंतजाम भी किया इन्होंने। केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कोविड कुप्रबंधन का इल्जाम लगाया, लेकिन दिल्ली में कोविड के बढ़ते खतरे को हमेशा कम बताते रहे। वैसे केजरीवाल अकेले नहीं हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात पर आज तक ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। 100 बेड की यहाँ अस्पताल बनेगी और सारी व्यवस्था यहाँ होगी। यहाँ से पीजीआई सेंटर चंडीगढ़ 200 किलोमीटर दूर होता है और टर्शरी केयर के लिए यहाँ से मरीज को वहां तक जाने की बाद में नौबत नहीं आएगी। लोकल ही मरीज को ट्रीटमेंट मिल पाएगी। इसलिए फिरोजपुर और उसके इर्द गिर्द आए हुए सभी क्षेत्र के लोगों को भी बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री की रैली के लिए किस तरह का रिस्पांस देख रहे हैं? फार्मर्स विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ये अब की सबसे बड़ी रैली है, आप लोगों की क्या तैयारी है इसकी? मैं आज सुबह से पंजाब में हो, फिरोजपुर में हो। फिरोजपुर की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी की रैली में आने की जो तैयारी मैंने देखी, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जाने का उत्साह देखा, उसको देखते हुए मैं इतना बोल सकता हूँ कि जनता स्वयं प्रधानमंत्री जी की इस रैली में आएंगे। सर, एक बड़ा डिबेट ये है कि आज अरविंद केजरीवाल पॉजिटिव हो गए हैं, उससे पहले कई नेता हैं, बाबुल सुप्रियो हैं, बाकी लोग हैं, और एक मांग हो रही है कि नाइट कर्फ्यूज लग रहे हैं, बाकी कर्ब्स लग रहे हैं, दिल्ली में भी कर्ब लग रहे हैं। तो जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स हैं उनमें किसी तरह का प्रतिबंध या पब्लिक रैलीज, पॉलिटिकल रैलीज पे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये एक मास वायलेशन ऑफ कोविड। ये स्टेट का विषय है और भारत सरकार की ओर से समय समय पर एडवाइजरी दी जाती है। उसके आधार पर अपने स्टेट की स्थिति को देखते हुए सब स्टेट डिसीजन करते हैं। पर सर, एक टाइम पे केंद्र भी तो इस तरह की एडवाइजरी देते हैं। नहीं, भारत सरकार ने समय समय पर एडवाइजरी दी ही है। सर, एक और जो विवाद आया है वो कोवैक्सीन को लेकर है, जहाँ पे डेट्स बढ़ाए गए। आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया कि जो एक्सपायरी डेट है वो बढ़ा रहे हैं, पर उसकी एक वजह है, पर लोगों में जिस तरह का एक एंजाइटी है उसको लेकर कैसे एड्रेस करेंगे आप कोवैक्सीन? देश को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें, सारी वैक्सीनेशन ड्राइव, वैक्सीन की एक्सपायरी डेट,
ये सब साइंटिफिक होता है, जिसको चाहे वो बढ़ा दे, जिसको चाहे वो कम कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है, साइंटिफिक होता है। सर थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी है मोदी सरकार की? आपने देखा होगा कंटिन्यूस भारत सरकार की ओर से सभी स्टेट के साथ मीटिंग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने की तैयारी हमने करके रखी है। तैयारी पूरी है, लो वैक्सीनेशन ड्राइव है जैसे कि पंजाब में है, लेकिन उससे पहले मनसुख मंडाविया जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीधे हमसे बात की है। कैमरा पर्सन दलवीर सिंह के साथ कमलजीत संधू, फिरोजपुर, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।